हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू प्राइम वर्चुअल क्लासेस। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जो फिजिक्स की पहली लेसन है आपके क्लास के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर 8 है और इसका नाम है मोशन। तो मोशन सबसे पहले होता क्या है? मोशन को अगर हम देखें तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई रिलेटिव मूवमेंट होता है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है अगर टाइम के साथ में चेंज होता है तो बोलते हैं कि वो मोशन में है, ठीक है। तो हम मोशन को कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं? अगर हम एज अ ह्यूमन बात करें कि हम मोशन को कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं, भाई मोशन होता होगा किसी ऑब्जेक्ट में, उसको मेज़र करने का कुछ मीडियम होगा, कुछ उसका टूल्स होगा जिससे मेज़र करते होंगे, लेकिन हम एज अ ह्यूमन कैसे मेज़र करते हैं? तो हम देखेंगे कि इसमें हम किसी भी मोशन को महसूस या फिर फील तभी करते हैं जब इसमें से पहला वाला ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी आँख हो, ठीक है। आप अपनी आँखों से अगर किसी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन देखते हैं तभी आप मोशन का अनुभव करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन में सब लोग बैठे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ट्रेन मूव कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं और दूसरा मतलब बंदा सामने वाली सीट पे जो बैठा हुआ है वो भी मूव कर रहा हुआ है, तो हमें लगता है कि हम भी स्टैटिक हैं और वो भी स्टैटिक है, क्योंकि हमारे आँख के रिस्पेक्ट में वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी जब हमारे आँख के रिस्पेक्ट में कुछ मूव करेगा, हम आँखों से उसको महसूस देखेंगे कि भाई कि हाँ, ये हमारे आँख से जो डिस्टेंस था वो अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि भाई ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत अजीबो गरीब तरीके से हम उसको फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हवा मोशन, मतलब एयर का कितना, मतलब एयर मोशन में है कि नहीं, इस चीज़ को हम कैसे फील करते हैं कि हम देखते हैं दूसरा वाला ऑब्जेक्ट क्या रहेगा कि पेड़ की पत्तियां जो हैं वो रहेंगी, उसको हम देखते रहेंगे। अगर एयर की वेलोसिटी की वजह से ये इसकी पत्तियां जो हैं अगर वो मूव करने लगती हैं, हिलने लगती हैं, तब हम समझते हैं कि एयर जो है वो मोशन में है, उसकी वजह से ये हिल रहा है। दूसरे कभी कभी क्या होता है, और एयर को कैसे महसूस करते हैं? एयर ऐसे तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन अगर वो अपने साथ में डस्ट पार्टिकल्स को उड़ा के लेके चल दे तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दिखाई हमको देगा कि हाँ भाई ये एयर जो है वो मोशन में है, ठीक है। तो मोशन के बारे में बहुत बात हो गई कि कैसे मोशन को मेज़र करते हैं, मतलब कैसे समझते हैं क्या है मोशन। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि जब हमारी आँखों ने पहली बार इस ऑब्जेक्ट को, ये हमारी आइज़ हो गई, ठीक है, ये हमारी आइज़ हो गई। जब हमारी आँखों ने, अब हमारा जितना भी इसमें रहेगा, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसमें वो आँख ही रहेगा अपना, ठीक है, आइज़। तो अब जब हमारी आँखों ने इसको पहली बार देखा तो हो सकता है वो पॉइंट ए पे था, दूसरी बार देखा तो हो सकता है ये पॉइंट बी पे चला गया। तो हमने बोला कि भाई ये ऑब्जेक्ट मोशन में था। तो कोई और आके पूछा आपसे कि आपको कैसे पता कि ये मोशन में था? तो हमने बोला कि भाई ये पहले, थोड़ी देर पहले ये पॉइंट ए पे था और थोड़ी देर के बाद वो पॉइंट बी पे चला गया। तो ए से लेके वो बी तक मोशन किया। तो किसी भी मोशन को बताने के लिए हमको क्या काम करना पड़ता है? हमको बताना पड़ता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन भी बोलते हैं और फाइनल पॉइंट को डेस्टिनेशन या फिर फाइनल पॉइंट रहने दीजिए, ठीक है। तो
ये हो गया कि मोशन के लिए, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का ज़रूरत होता है। तो सुबह सुबह आप उठे और कहाँ से कहाँ तक गए, अपने घर से लेके स्कूल तक चले गए, तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या था, घर था, और कहाँ तक चले गए, स्कूल तक चले गए। तो घर से स्कूल तक जो आप गए, तो आपने किसी ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा होगा, कोई एक चील ऊपर में उड़ रही है, उसके निगाहों में, उसके हिसाब से आप यहाँ से लेके वहाँ तक मोशन किए। मैं चील का एग्जांपल इसलिए दिया कि कोई एक बंदा अगर मोशन में नहीं है तो आपके घर से हो सकता है स्कूल अगर बहुत दूर है तो नहीं देख सकता एक साथ में, तो इसलिए हमने बोला कि चील देख रहा है। ठीक है, तो अब ये हो गया कि भाई मोशन कर रहा है, मतलब उसका जो पोजीशन है एक पोजीशन से दूसरी जगह पे चेंज हो जा रहा है। तो अब एक चीज़ समझ में आ गया। अब दूसरा चीज़ अगर हम कहें कि जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक गया, इसको अगर हम मेज़र करना चाहें कि कितना गया, कितना दूर गया। हमेशा तो हम बताते नहीं रहेंगे कि घर से स्कूल, राम घर से स्कूल गया, मोहन घर से स्कूल गया, सोहन घर से स्कूल गया। तो घर से स्कूल, घर तो सबका अलग अलग है, स्कूल भी अलग अलग है, तो उसके बीच का कुछ तो डिफरेंशिएट करने के लिए होना चाहिए ना, कि क्या कितना, मतलब राम कितना मेहनत कर रहा है स्कूल जाने के लिए, सोहन कितना मेहनत कर रहा है, मोहन कितना मेहनत कर रहा है। तो हम क्या काम करते हैं, इसको मेज़र करने के लिए एक डिस्टेंस करके एक फिजिकल क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए, मतलब जितना दूर वो चला उसको बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस को मान लो अगर हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। SI यूनिट में मीटर होगा, अदर में सेंटीमीटर हो सकता है, ये CGS यूनिट हो गया, और CGS, और अदर किलोमीटर हो सकता है, माइल्स हो सकता है, एंड मेनी मोर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि डिस्टेंस क्या होता है। अब वो पहुंच तो गया, राम भी पहुंच गया, मोहन भी पहुंच गया, सोहन भी पहुंच गया अपने अपने स्कूल। हमको पता चला कि राम ने 10 किलोमीटर, राम जो है वो 10 किलोमीटर चला। मोहन जो है हो सकता है कि 5 किलोमीटर चला, और सोहन भी 10 किलोमीटर चला। तो अब ऐसी कंडीशन में हम ये कैसे जानेंगे कि कितना, मतलब राम कितना ज़्यादा एफिशिएंट है पहुंचने में। अगर राम को सोहन के जगह स्कूल में भेज दिया जाए या मोहन के स्कूल में भेज दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो वो कितना टाइम से उनको निकलना पड़ेगा, कितने टाइम में वो पहुंच जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, एक स्पीड करके एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। स्पीड क्या रहेगा, स्पीड होगा कि कितना दूरी कवर कर रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या काम किया कि एक क्वांटिटी और बना दिया, वो क्या है, स्पीड हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अगर स्पीड का डेफिनेशन होगा तो पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अगर राम जो है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, राम जो है 1 घंटे में ट्रैवल करता है, तो 10 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 घंटा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम प्रति घंटे के हिसाब से ही, पर आवर के हिसाब से अगर हम देखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब मोहन मान लीजिए, मोहन भी 1 आवर में पहुंचता है,
तो 5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब सोहन का भी देख ही लेते, नहीं सोहन भी बुरा मान जाएगा। सोहन मान लीजिए कि हाफ एन आवर में वो कवर कर लेता है, तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 0.5, 10 डिवाइड बाई 0.5 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब इसका मतलब पता चला कि राम सब बीच में, मतलब यहाँ पे सोहन का स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद राम का है, उसके बाद मोहन का है। ठीक है, इतना बात तो पता चल गया। अब एक बात तो ये समझ में आ गया कि भाई ये सेम डिस्टेंस, मतलब अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहे हैं, अलग अलग टाइम में जा रहे हैं, तो इसकी वजह से स्पीड अलग अलग हो गया। ठीक है, तो एक हमने स्पीड को इंट्रोड्यूस कर दिया। स्पीड के लिए हमने बोला कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी तक हमने क्या काम किया, डिस्टेंस को किया, स्पीड को किया, और अब हम क्या काम करते हैं, एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अगर कोई बोलता है आपसे, अगर कोई ये बोलता है कि नहीं भाई राम का और सोहन का, राम और सोहन भाई भाई हैं, ठीक है, राम और सोहन भाई भाई हैं, तो राम का घर भी सेम रहेगा और स्कूल, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो राम का भी स्कूल सेम है और सोहन का भी स्कूल सेम है। राम और सोहन दोनों का घर, मोहन, दो एग्जांपल लीजिए, राम और मोहन दोनों भाई भाई हैं जो एक ही घर में रहते हैं और एक ही स्कूल जाते हैं। तो राम जो है 10 किलोमीटर ट्रैवल किया और मोहन जो है वो 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो हम ये क्या हुआ कि ये किसी को हम बता रहे थे, तो बोला कि भाई इतना कंफ्यूज क्यों करते हो यार, ऐसा तो नहीं चलेगा। आप बोलते हो एक ही घर है, एक ही स्कूल है, और उसके बाद दोनों अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। और दोनों भाई भाई हैं तो सेम स्पीड से, सेम क्या कहते हैं आपका टाइम में पहुंच रहे हैं, लेकिन स्पीड दोनों का अलग अलग है। ऐसा कहोगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा, इतना कंफ्यूज क्यों करते हो। तो वहाँ पे एक और फिजिकल क्वांटिटी बन के आई कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। हम पूछेंगे भाई इसके बीच का डिस्टेंस क्या है वो बताइए। पहले तो हम समझेंगे कि राम क्या कर रहा है और श्याम क्या कर रहा है। तो हमने बोला इसके बीच का डिस्टेंस तो भाई 4 किलोमीटर केवल है, 4 किलोमीटर है। तो राम ऐसा क्या कर रहा है और श्याम ऐसा क्या कर रहा है कि वो 10 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है मोहन को। तो मेरा एग्जांपल यही रहेगा, मैं बीच में दूसरे नाम ले रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल इसके लिए यही है, तो ध्यान रखिए। तो ऐसा क्या हो रहा है कि राम जो है वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और मोहन 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो बोला कि राम जो है वो पक्की सड़क पकड़ के यहाँ से जाता है, उसके बाद एक बढ़िया सड़क पकड़ता है, उससे होके कुछ और इधर उधर जाता है, उसके बाद फिर जाके वो स्कूल में पहुँचता है। ठीक है, तो वो बोला कि वो 10 किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेता है, 10 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है, इस रास्ते से जाता है। उसको हो सकता है कि वो रास्ता अच्छा लगता हो, या उसके रास्ते में कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हों, या फिर कुछ भी बीच में चॉकलेट मिलता होगा, तो वो उसकी वजह से क्या है कि वो वाला रास्ता पकड़ जाता है। और मोहन क्या काम करता है, मोहन थोड़ा सा अच्छा वाला रास्ता पकड़ जाता है। वो सीधा सीधा थोड़ा सा घर से निकलता है और पतली गली पकड़ के यहाँ से सीधा आके स्कूल पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये भाई ये 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, राम 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। लेकिन क्या हुआ कि अब चूंकि राम को एकदम टेंशन नहीं, क्योंकि राम का जो स्पीड है वो मोहन से 2 गुना है, तो सेम टाइम में दोनों पहुंच जा रहे हैं, 1 घंटे में ये दोनों पहुंच जा रहे हैं। तो राम को क्या है, मोहन कभी उसका शिकायत ही नहीं कर पाएगा अपने घर पे, क्योंकि वो भी जब स्कूल से निकलेगा तो सेम टाइम पे पहुंच जाएगा, तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि मतलब अब हम इसको समझ गए कि जो डिस्प्ले एक हो गया क्वांटिटी, डिस्टेंस तो एक हमने बताया था कि उसके बीच में
जो जो डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा, जो जो पाथ पकड़ के जाएगा, उसकी पूरी दूरी जो होगी, मतलब पूरा जो लंबाई होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट एक आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव लेंथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट समझने का सीधा सीधा जो फंडा है वो ये है कि आपको क्या काम करना है, जो चील है ऊपर में, जो चील उड़ रहा था, अभी देख रहा था दोनों को, वो क्या काम करेगा? जब वो घर पे थे तब दोनों को देखा, और जब स्कूल पहुंच गया तब देखा। बीच में उसने क्या पाथ फॉलो किया उसको देखा ही नहीं, तो वो आंख बंद कर लिया या दूसरे तरफ देखने लगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसको पता चलेगा कि राम ने भी 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, चूंकि इसके बीच का जो लेंथ था वो 4 किलोमीटर था, तो राम ने भी 4 किलोमीटर ट्रेवल किया और मोहन ने भी 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। उससे मतलब ही नहीं है कौन सा पाथ फॉलो किया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का तो हमने ये नहीं बताया कि भाई कि डिस्टेंस किधर से जा रहा है, कैसे कर रहा है। हमने बता दिया 10 किलोमीटर, अपने से कोई अंदाज़ा लगा लेगा भाई कि ये पक्का शॉर्टेस्ट रूट फॉलो नहीं करके कुछ और जा रहा है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी ये होता है जिसको बताने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी ये होता है जिसको बताने के लिए ना केवल मैग्नीट्यूड जबकि डायरेक्शन का भी ज़रूरत पड़ता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नया आदमी है या फिर मोहन ही अपने घर पे पहली बार आया है, पहले कहीं और रहता था, और उसको बोला जाए कि आपको 4 किलोमीटर आपका स्कूल है, आप जाइए, आपका ये हो गया बैग, उठाइए और आप चले जाइए। तो मोहन भाई किधर जाएगा? ईस्ट में जाएगा, ईस्ट तो इधर होता है ना, ईस्ट में जाएगा कि वेस्ट में जाएगा कि नॉर्थ में जाएगा कि साउथ में जाएगा, जिधर जा, और या फिर इसके बीच में कई सारे इनफाइनाइट एंगल्स, किधर में जाएगा तो कि वो स्कूल में पहुंच जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उसको बहुत कन्फ्यूजन होगा और वो ज़िंदगी भर में शायद ना पहुंच पाए, अगर यहाँ पे पहुंचना चाह रहा है तो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहता है कि हम उसको डायरेक्शन भी बताते हैं कि भाई कि आप ईस्ट की तरफ चले जाओ, वेस्ट की तरफ चले जाओ, या इतना एंगल पे चले जाओ, या इधर ये वाला रास्ता पकड़ के चले जाओ। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया कि आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और डिस्टेंस जो था वो क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको बताने के लिए हमको डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, केवल उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट बताने से काम चल जाता है। जैसे डिस्टेंस अगर हमें बताना है तो हम 5 मीटर केवल बता दिए, हो गया, उसका डायरेक्शन बताने का ज़रूरत नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा जिससे एग्जैक्टली उसको पता चल जाए कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है जिसको वो पकड़ के पहुंच सकता है। नहीं तो वो फिर जाके खोज में लग जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का पता चल गया। अब डिस्टेंस हो गया, स्पीड हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर लिया है कि स्पीड कितना होगा। अब एक
डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है उसको मेज़र करने की, उसके रेट को मेज़र करने के लिए एक वेलोसिटी, एक नया टर्म भी इंट्रोड्यूस करना है, वेलोसिटी। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो गया वेलोसिटी। ठीक है, तो इस चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। हमें वेलोसिटी बताने के लिए भी उसका ये बताना पड़ेगा, क्या? डायरेक्शन बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब इतना हम लोगों ने समझ लिया। वेलोसिटी में वो अगर स्पीड और वेलोसिटी मेज़र करने के लिए कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहेंगे तो जो आपके बुक में दिया हुआ है वो ये है कि आप टीवी देखते रहते हैं, उसमें क्रिकेट हो रहा होता है तो वहाँ पे स्पीड बताता है कि आपके बॉल का स्पीड कितना है, तो वो बताता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता रहता है। जैसे यहाँ पे बॉलर है, यहाँ पे बैट्समैन है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उसने फेंका तो वो इसको क्या काम करता है, बहुत स्मॉल पार्ट में पॉइंट इसका वो कर लेता है कि भाई ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके करता है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में तक ट्रैवल करने का कितना टाइम होता है उसको रिकॉर्ड करता रहता है कैमरा से और बता देता है कि इस पॉइंट पे इतना वेलोसिटी है, इतना स्पीड है। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन का बात करें तो वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, फिलहाल स्पीड रखो उसको। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एक ये भी होता है कि स्पीड ब्रेकर वगैरह रहता है या फिर कोई किसी रोड पे लिखा रहता है कि आपका जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो इस टाइप के स्पीड के एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, ये तो हमने बहुत कर लिया। अब हम क्या कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गई या नहीं हो गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ डिस्टेंस वो मूव किया है तो क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल भी हो सकता है, क्योंकि जो हमने राम के घर, होम और स्कूल वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था, तो इसमें क्या हुआ कि राम कहीं कहीं से जाके स्कूल पहुंचा और हो सकता है कि जो चील ऊपर उड़ रहा था वो घर पे जब राम था तब उसने देखा और उसके बाद उसने स्कूल पहुंचने पे नहीं देखा, और जब वो शाम को जब घर वापस आ गया तो फिर से देखा। तो राम को क्या, चील को ऊपर जो उड़ रहा है बाज आपका, उसको क्या पता चलेगा कि राम सुबह भी घर पे था और शाम पे भी घर पे था। तो किसी टाइम के बीच में अगर हम देखते हैं कि इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो आपको ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर जो मूव करने वाला आदमी है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करके कहीं घूम के दोबारा अपने पॉइंट पे वापस आ जाए तो उसको बोलेंगे कि हाँ भाई वो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया है, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ फॉर्मर मूव अलॉन्ग बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर का स्क्वायर फील्ड है जिसको वो क्या करता है, जिसके चारों तरफ वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो 10 मीटर का इसका वो है साइड है, तो पूरा मिला के कितना होगा, 40 हो जाएगा। अ फॉर्मर मूव्स अलॉन्ग बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, ठीक है। What will be the displacement of former at the end of 2 minute 20 सेकेंड? ठीक है, तो 40 सेकेंड में ये एक चक्कर लगा ले रहा है। अगर यहाँ से शुरू कर रहा है तो 40 सेकेंड में 40 मीटर चला जा रहा है। ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब कितना हो गया,
120 और 140, ठीक है। तो 40, तो क्या काम करेगा, 40 सेकंड में ये वापस आ जाएगा, फिर 40 सेकंड में वापस आ जाएगा, फिर 40 सेकंड में वापस आ जाएगा। तो 140 को क्या लगेगा, 40 प्लस 20। तो अब ये हुआ कि भाई कि ये क्या हो गया, इधर से इधर तक वापस आ गया, इतने में तो ये दोबारा अपने ओरिजिन पॉइंट पे ही वो वापस आ गया, ठीक है। तो अब बचा 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में फिर से वो क्या काम करेगा, फिर से यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट अगर मेज़र करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको मेज़र करने के लिए आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। हमने एग्जाम्पल राम वाला एग्जाम्पल पहले देखा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो करता है तो उसका क्या हो जाएगा, आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट जो मूव करने वाला आदमी है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं फॉलो करता है, तो हमेशा जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा वो ज़्यादा ट्रेवल किया रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। इज़ ग्रेटर देन, तो ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, मुझे लग रहा है। अब एक एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, देन अनदर 16 मिनट 2 सेकेंड, ठीक है। व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 16 प्लस 16, और टाइम कितना हो गया, पहले 4 सेकंड चला था, उसके बाद 2 सेकंड चला, तो ये हो जाएगा, ये आपका इतना 32 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका कि कितना एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का पता चल गया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पता चल गया। ये मैं मिस कर दिया था थ्योरेटिकल पार्ट में, इसीलिए क्वेश्चन लगाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, फिर से इस पे आ गए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड हमने बोला था कि स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी बताने के लिए डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से इक्वल कब होगा, जब क्या है, दोनों मतलब ऑब्जेक्ट दोनों कंडीशन में क्या है कि सॉरी दोनों नहीं, एक ही कंडीशन में, जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा तो क्या होगा कि शॉर्टेस्ट पाथ है वो, चूँकि शॉर्टेस्ट पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। चूँकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेज़र, ये डिस्टेंस मेज़र करता है कि कितना किलोमीटर चल चुका है, वही जो मीटर लगा होता है उसको।
तो व्हाट डज पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन समझ लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर आप पूरे जितना भी वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको अगर आप कुछ मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लिया, सब बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड किया, तो पहला जो डिस्टेंस है इसको ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा, से 1 मिनट लगा, तो दूसरे दोनों, ये तीनों बराबर बराबर हैं, वैसे मेरा जो डिवाइड किया है वो गड़बड़ है, लेकिन बराबर बराबर है। तो मान लो कि पहला वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा, दूसरा वाला भी डिस्टेंस ट्रैवल करने में उतना ही टाइम लग रहा है, तीसरा वाला भी ट्रैवल करने में उतना ही टाइम लग रहा है। तो क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर ऐसा नहीं होता है कि पहले वाला ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा टाइम लगा, दूसरा वाला ट्रैवल करने के लिए कम लगा, तीसरा वाला करने के लिए कम लगा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने घर से 300 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके कभी इस पे पिकनिक पे जाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या होगा कि बहुत सारा ट्रैफिक कंडीशन मिलेगा। हो सकता है शहर में आप बहुत धीरे चल रहे होंगे और हाईवे पे बहुत तेज़ चल रहे होंगे, और एवरेज आप कुछ टाइम में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका जो स्पीड था, आपके जो कार का स्पीड था, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग था, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, तो लेकिन हमने यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि उसका पाथ कैसा होगा। तो कैसा भी हो सकता है पाथ का कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा कि सेम टाइम में, मतलब सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करेगा मल्टीपल सेगमेंट्स को। ठीक है, अब अगला 5वां क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच टू ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, 5 मिनट में पहुंच जाता है। what was the distance traveled from distance of spaceship from ground station। ठीक है, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, सीधा हमारा फॉर्मूला आ गया कि जो स्पीड होता है चूँकि एक ही मतलब स्ट्रेट लाइन में है, तो स्पीड और वेलोसिटी सब सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि डायरेक्शन का बात नहीं कहा गया तो स्पीड ही बोलते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमको पता करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना हो गया, बोल रहा है लाइट के स्पीड से चल रहा है, तो 3 × 10⁸ और टाइम कितना ट्रेवल किया, ये मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम में कर रहा है, 5 मिनट में। अब चूंकि ये सेकंड में है तो हम 5 को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इन मीटर। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे होपफुली। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस, कितना हो गया स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक। अब एक अगला एग्जांपल देखते हैं। द ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप। ठीक है, स्टार्ट जब किया तो वो 2000 किलोमीटर मेज़र किया, और एंड ऑफ द ट्रिप क्या मेज़र किया, 2400 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस हो गया 400 किलोमीटर। ठीक है, at the end of trip, if trip took 8 hours, calculate the average speed of car in kilometer per hour। तो 8 घंटे लिया है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 8। ये किलोमीटर में पहले से ही है, ये आवर में पहले से ही है, तो ये आपका इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो 8 × 5 = 40, 50 है ना, तो 50 हो गया। अब बोल रहा है कि मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम इसी चीज़ को क्या काम करेंगे, 400 डिवाइड बाई 8। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और
आवर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 1 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड में। तो ये 2 ऐसे कट गए, ये 5 हो गया, डिवाइड बाई 18 हो गया। कहीं कहीं पे बुक में लिखा रहता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा लिखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप मेज़र करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 13.9 ऐसा कुछ आ रहा है। जो भी आ रहा है कैलकुलेशन अपना कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो एक अगला क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पुल। 90 मीटर लॉन्ग पुल है, पुल पहले समझ लीजिए, ये 90 मीटर है। ही कवर्स 180 मीटर in 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path। तो उसने क्या काम किया, गई 90 मीटर और 90 मीटर फिर वापस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँच गई। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा। अब चूंकि जो एंड पॉइंट है वो क्या है, यही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो अगर वेलोसिटी का बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई कितना मिनट 1 मिनट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर मिनट। इसको जिसमें कन्वर्ट करना हो कर लेना अपना, ऐसा कुछ पूछा नहीं है, चलेगा, तो मिनट में ही रहने दो। और क्या हुआ कि दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर स्पीड का बात करें तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, 90 + 90 मतलब 180 वैसे सीधे बोल दिया है, तो डिवाइड बाई 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा 180 मीटर पर मिनट। अब इसको जिसमें कन्वर्ट करना हो, अगर आपको सेकंड में करने के लिए बोल रहा है तो 180 मीटर डिवाइड बाई 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, सेकंड कर लो, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उस तरह से चीज़ है, तो आप जो करना हो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यूनिट कन्वर्जन आप आराम से कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने मोशन कैसे होता है, कैसे हम समझते हैं मोशन, वो हमने समझा। फिर उसके बाद हमने देखा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस से डिराइव डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हमने बोला स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हमने बोला कि वेलोसिटी है। हमने ये बोला कि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसी वजह से स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम या तो बराबर रहेगा, वेलोसिटी हमेशा स्पीड से कम या बराबर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी का हमने देखा कि जितना टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है डिवाइड बाय टोटल टाइम जो रहेगा वो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। उसके लिए हमने देखा कि अगर हम पूरे पाथ को मल्टीपल सेगमेंट्स में बांट दें और हम देखें मल्टीपल सेगमेंट इक्वल पार्ट में अगर हम बांट दें और हम देखें कि उस टाइम पे मतलब उस सेगमेंट में सारे सेगमेंट में क्या स्पीड बराबर है, अगर सब में स्पीड बराबर है तो बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अगर देखेंगे कि अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग स्पीड है तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। तो इतना ये सब हमने पढ़ा। अब अगले चैप्टर में अगले पार्ट में हम कुछ और आगे पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और थ्योरी बच गया है, उसके बाद फिर हम क्या शुरू करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो आप इसको देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, बहुत मज़ा आएगा। फिजिक्स पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो ना केवल आपका कोर्स तैयार होगा, सब्जेक्ट तैयार होगा, फिजिक्स तैयार होगा, बट आपको फिजिक्स सबसे आपका जो ये फिजिक्स जो है वो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपको मज़ा आने लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।